पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि रोवन एक मॉन्स्टर के हाथों मारा जाता है, पर वो मॉन्स्टर वेनेजे को कुछ नहीं करता। ये कहानी अब एक विषम मोड़ लेने वाली है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में रोवन की लाश का कोई सुराग नहीं मिलता। शेरिफ गैल्पिन वेनेसडे से कई सवाल करते हैं क्योंकि ये इंसिडेंट उसकी आंखों के सामने हुआ था, पर वेनेसडे के पास इसका कोई सबूत नहीं। वेनेसडे को शेरिफ से अकेले में बात करनी है। प्रिंसिपल वीम्स सिर्फ 5 मिनट की इजाज़त देती हैं और कुछ भी रिकॉर्ड ना किए जाए, क्योंकि प्रिंसिपल वीम्स के लिए नेवरमोर की इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी है। वेनेसडे को लगता है कि कोई रोवन के खून को छिपा रहा है। अब यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट। देखो तो शेरिफ से मिलने कौन आया है, और कोई नहीं बल्कि रोवन। वेनेसडे साफ साफ गलत साबित हो जाती है। इसलिए कहते हैं जो सुनो उसे सच न मान बैठो, और जो देखो उसे आधा सच, खास तौर पर जब आप एक जादुई दुनिया में हो। अब वेनेसडे को हम उसके थेरेपी सेशन में देख पाते हैं। डॉक्टर केनबोर्ड वेनेसडे से यही सब बातें करती है, बट वेनेसडे को पता है उसने क्या देखा था। वेनेसडे का नेवरमोर से भागने का इरादा भी बदल जाता है। अब वेनेसडे को टाइलर मिलता है। उसे नहीं पता कल रात क्या हुआ था। किसी का मैसेज आता और वो वहाँ से चला जाता है। वेनेसडे इनिट से मिलती है। इनिट किसी पोकअप गेम की तैयारी कर रही थी और उसे खुशी है कि वेनेसडे का यहाँ से जाने का इरादा बदल गया। वेनेसडे रुकने वालों में से नहीं है। वो अपने सवालों के जवाब खोद खोद कर निकाल लेगी। उसने रोवन के पास से वो किताब का पन्ना उठा लिया था जिसमें उसका चित्र था। जब आपका जीवन एक जटिल पहेली बन जाए तो वो गौर करने लायक बन जाती है। गौर करने पर वेनेसडे को उस पन्ने पर कुछ दिखता है, एक निशान। वेनेसडे प्रिंसिपल वीम से मिलने जाती है क्योंकि उसे रोवन से मिलना है, बट रोवन को स्कूल से निकाल दिया गया है। उससे अब कोई नहीं मिल सकता। प्रिंसिपल वीम समझ चुकी है कि वेनेसडे को साइकिल झलक आती है। ये झलकियाँ खतरनाक भ्रमजाल जैसी होती है। इसी उम्र में उसकी माँ को भी झलकियाँ आने लगी थी। अब वेनेसडे जेवियर से मिलती है। रोवन जेवियर का रूममेट था। कुछ समय से रोवन का बर्ताव अजीब हो गया था। उसके दिमाग पर उसकी टेलीकाइनेसिस पावर का गलत असर होने लगा था और वो अपनी शक्तियों को भी नहीं संभाल पा रहा था। रोवन के बारे में वेनेसडे को जेवियर से इतना ही पता चलता है। वैसे वेनेसडे एक सटीक तीरंदाज भी है। प्रिंसिपल वीम्स ने वेनेसडे को एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी चुनने को कहा है। इट्स कंपलसरी। इसी वजह से वेनेसडे की मुलाकात होती है यूजीन ऑटिजर से। यूजीन नेवरमोर अकेडमी के बी कीपिंग क्लब का प्रेसिडेंट है और स्वभाव से बहुत इनोसेंट। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोवन यहाँ से अपना सामान पैक करके जा रहा है। वेनेसडे उससे बात करने की कोशिश करती है, बट रोवन चाहता है कि वेनेसडे उसका पीछा ना करे। वेनेसडे हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं है। वो थिंक को रोवन के पीछे लगा देती है, लेकिन थिंक की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रोवन रेलवे स्टेशन की एक बाथरूम में जाता है, लेकिन वहाँ से रोवन की जगह कोई और ही निकलता है। फिर हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि अपनी इच्छाधारी प्रिंसिपल वीम्स है। वो नहीं चाहती रोवन के कत्ल का सच सबके सामने आए और नेवरमोर का नाम खराब हो, इसलिए वो रोवन की फैमिली से भी बात करती है और इस सच को दफना देती है। एक बात तो कन्फर्म हो गई कि रोवन मर चुका है। थिंक ठीक से जासूसी नहीं कर पाया, इसलिए उसे वेनेसडे से थोड़ा सुनना पड़ता है। फिर वेनेसडे मिस थॉनिल की बोर्डिंग क्लास अटेंड करती है, जहाँ जेवियर अपना थोड़ा शक्ति प्रदर्शन करता है एंड वेनेसडे और बियंका में फिर से गर्माहट बढ़ जाती है। ये सिलसिला तो चलता रहेगा। अब बात करते हैं टाइलर की। टाइलर भी डॉक्टर किनबोर्ड से थेरेपी क्लासेस लेता है। उसका भी गुजरा हुआ पास्ट है जिससे वो उभर नहीं पाया। ये उसकी माँ से जुड़ा है। अब हम थिंक को देखते हैं। वो नाराज़ है क्योंकि वो एक कठपुतली की तरह नाच रहा है, इसलिए वेनेसडे उसे भी पूरी कहानी बताती है। वेनेसडे अपनी जगह इनिट को एक्स्ट्रा करिकुलर क्लास के लिए मना लेती है और वो खुद निकल जाती है उस जगह सबूत ढूंढने जहाँ रोवन मरा था। शेरिफ गैल्पिन ऑलरेडी वहाँ कुत्ते के साथ पुराने केस की खोजबीन कर रहे होते हैं एंड टाइलर उन्हें स्टॉप कर रहा था। टाइलर वेनेसडे से मिलता है। वेनेसडे टाइलर को उस रात का सच बता देती है कि असल में उस रात क्या हुआ था। वेनेसडे को वहाँ रोवन का चश्मा मिलता है। उसे छूने पर वेनेसडे को अगेन साइकिल झलक आती है। उसे पता चलता है कि रोवन और जेवियर की लड़ाई हुई थी। रोवन ने कैसे गारगोल वेनेसडे के ऊपर गिराया था, और एक किताब भी थी पर्पल कलर की। उसी किताब का तो वो पन्ना है जिसमें वेनेसडे का चित्र है। टाइलर नहीं समझ पाता वेनेसडे को अचानक क्या हुआ था। अब वेनेसडे उस किताब को खोजने लग जाती है। मिस थॉर्नेल से उसे पता चलता है कि वो निशान एक पुरानी सोसाइटी का है, द नाइट शेड्स लाइब्रेरी, जो कि सालों पहले बंद हो चुकी थी। नाइट शेड्स लाइब्रेरी नेवरमोर के ही किसी कोने में है। लाइब्रेरी क्यों बंद हुई, रीज़न पता नहीं। अब वेनेसडे जेवियर के रूम में पहुंच जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि वो किताब यहीं कहीं होगी। थिंग एंड वेनेसडे दोनों ही खोजबीन चालू कर देते हैं।
उन्हें बुक नहीं मिलती, बट जेवियर जो कि बाथरूम में होता है वो रूम में आ जाता है। एंड इसी समय बियंका भी वहाँ आ जाती है और वेडनेसडे बेड के नीचे छिप जाती है। बियंका जेवियर की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसने अपनी सायरन शक्ति से जेवियर को मैनिपुलेट किया, या कहें बियंका ही चाहती थी कि जेवियर उसे पसंद करे। ये बात जेवियर को पसंद नहीं आई, इसीलिए अब वो अलग हैं। जेवियर वेडनेसडे को पसंद करता है, उसने उसके स्केच भी बनाए हैं। बियंका को वेडनेसडे से बहुत चिढ़ है, इसलिए उसने कल होने वाले पोकअप फिनाले में इनिट के धज्जियां उड़ाने का प्लान बनाया है। वेडनेसडे सब सुन रही होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इनिट दुखी है क्योंकि उसकी पोकअप टीम का को पायलट बीमार है। वेडनेसडे को पता है ये बियंका की चाल थी, इसलिए वेडनेसडे पोकअप में हिस्सा लेने का डिसाइड करती है। जब से बियंका नेवरमोर आई है तब से हर साल पोकअप टीम वही जीतती आ रही है। वेडनेसडे बियंका को इतना बेइज्जत करना चाहती है कि उस हार का कड़वा स्वाद उसके गले में आग लगा दे। नाउ फाइनली पोकअप का दिन आता है। वेडनेसडे की टीम का नाम होता है ब्लैक कैट्स, जैसा नाम वैसा रूप। पोकअप नेवरमोर की सबसे शानदार वार्षिक परंपराओं में से एक है, जो कि 125 साल पुरानी है। हर टीम को नाव से रेवन आइलैंड पर जाना है और क्रेस्टोन की गुफा से झंडा लेके बिना डूबे वापस आना है। जो टीम भी जीतेगी पोकअप विनर पर 1 साल तक हक रहेगा और साथ ही कुछ इनाम भी। और हाँ, गेम के कोई रूल्स नहीं होते। पहले बिना डूबे झंडा लाने वाली टीम विजेता होगी। अब गेम शुरू होता है, जिसमें है 4 टीम्स एंड चारों टीम अपनी नाव लेके आगे बढ़ने लगती है। चारों टीम्स के बीच एक शानदार रेस शुरू हो चुकी थी। थोड़ी देर में बियंका अपनी चाल चलती है। उनका एक मेंबर सीक्रेट होता है जो पानी में मरमेड बन सकता है। वो आसानी से एक टीम को डुबाकर बाहर कर देते हैं। वेडनेसडे खतरे को भांप जाती है। जैसे ही उन पर खतरा आता है, वेडनेसडे भी अपनी चाल चल देती है और उस मरमेड को जाल में फंसा देती है। ब्लैक कैट्स आसानी से आइलैंड पर पहुंच जाती है। जेवियर की टीम भी वहां ऑलरेडी पहुंच चुकी थी। यहाँ 1-2 मेंबर झंडा लेने जाते हैं और वहां के नाव के पास रुकते हैं। थिंग जेवियर की टीम का ध्यान भटकाता है एंड इनिट चुपके से उसकी नाव को पंजों से खरोच देती है। यहाँ वेडनेसडे अकेले झंडा लेने जाती है। जैसे ही वो क्रेस्टोन की गुफा को छूती है, उसे फिर से साइकिल चलक आती है। वो देखती है उसकी हमशक्ल हूबहू वेडनेसडे की कॉपी। वो कहती है असली कुंजी तुम हो। एंड वेडनेसडे वापस होश में आ जाती है। वो जल्दी से झंडा लेके वहाँ से भागती है क्योंकि बियंका ने भी झंडा उठा लिया था। यहाँ हम देखते हैं जेवियर की टीम की नाव डूबने लगती है। वो आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाते और अब बची थी बस 2 टीम, टीम बियंका एंड ब्लैक कैट्स। बियंका फिर से अपनी वही पुरानी चाल चलती है, बट इस बार थिंग अच्छे से उसे सबक सिखाता है। अब बारी थी ब्लैक कैट्स की चाल चलने की। जब ब्लैक कैट्स अपनी चाल चलती है तो वो बियंका की टीम की नाव को कुछ ही पलों में डुबो देते हैं। बियंका से ये बर्दाश्त नहीं होता। ब्लैक कैट्स ने अपना टास्क पूरा किया और इस पोकअप फिनाले की विजेता होती है टीम ब्लैक कैट्स। प्रिंसिपल वीम्स को देख के अच्छा लगता है कि वेडनेसडे घुल मिल रही है। पिछली बार जब ऑफिलिया हॉल ने पोकअप जीता था तब कैप्टन वेडनेसडे की माँ थी एंड मिस वीम्स को पायलट। खैर अब आगे बढ़ते हैं। नेवरमोर एक पहेली जैसा है। यहाँ सवाल तो बहुत सारे हैं पर जवाब उतने ही कम। कभी कभी जवाब आंखों के ठीक सामने होता है। वेडनेसडे सीक्रेट सोसाइटी द नाइट शीट्स लाइब्रेरी की गुत्थी सुलझा लेती है ताकि वो उस किताब तक पहुंच सके। सीक्रेट सोसाइटी एक छुपी हुई लाइब्रेरी। वहाँ वेडनेसडे को वो किताब मिल जाती है, बट जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलती है उसे किडनैप कर लिया जाता है। और इसी के साथ एपिसोड 2 भी यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में।